हेलो स्टूडेंट। तो हम चैप्टर नंबर 8 का जो आगे का टॉपिक है उसके बारे में शुरू करते हैं, जो हमारा बाकी रह चुका है। हमने लगभग लास्ट लेक्चर में यूकेरियोटिक कोशिका की कहानी शुरू की थी। तो यूकेरियोटिक कोशिका में हमने सबसे फर्स्ट टॉपिक जीवद्रव्य झिल्ली को पढ़ा है। अब आगे का जो हमारा टॉपिक है वो एक तरह से देखा जाए तो सबसे पहले अगर प्रोकैरियोटिक की बात करें तो प्रोकैरियोटिक में सबसे बाहर ग्लाइकोकैलिक्स था, फिर कोशिका भी थी, फिर जीवद्रव्य झिल्ली थी। लेकिन अगर हम यूकेरियोटिक कोशिका की बात करें तो यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर ग्लाइकोकैलिक्स नहीं पाया जाता। तो फिर दो चीजें पाई जाती हैं, एक तो कोशिका भित्ति जो सबसे बाहर होती है और जीवद्रव्य झिल्ली होता है। तो लगभग लास्ट लेक्चर में हमने जीवद्रव्य झिल्ली की कहानी पढ़ ली है। अब आगे के टॉपिक्स जो हमारा होगा वो कोशिका भित्ति पढ़ ले, एक बार हम कोशिका के बाहर की संरचना को पढ़ ले, फिर हम कोशिका के अंदर के बारी बारी एक एक अंगिकाओं की कहानी पढ़ेंगे। ठीक है, तो बाहर अब लगभग एक ही बचा हुआ है, कोशिका भित्ति। तो मैं थोड़ा सा कोशिका भित्ति के बारे में आपको आज पढ़ाऊंगा। ठीक है, क्या है कोशिका भित्ति? इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे? सेल वॉल कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे? सेल वॉल। ठीक है, कोशिका भित्ति या सेल वॉल। सेल वॉल मतलब कोशिका की दीवार, वॉल बोलते हैं दीवार। ठीक है, अब कोशिका भित्ति की अगर बात करें तो भाई कहां पाया जाता है? तो किसी भी कोशिका के, किसी भी यूकेरियोटिक कोशिका बोल सकते हैं, किसी भी यूकेरियोटिक कोशिका के जीवद्रव्य झिल्ली के बाहर, जीवद्रव्य झिल्ली के बाहर दृढ़ निर्जीव आवरण को कोशिका भित्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं। सर क्या लिखा है वो समझाओ एक बार। तो मैं अगर एक कोशिका बनाऊं तो मान लीजिए मेरे पास ये एक कोशिका है, ये कोशिका की क्या है? जीवद्रव्य झिल्ली है। क्या है? जीवद्रव्य झिल्ली। अब इस जीवद्रव्य झिल्ली के बाहर, इस जीवद्रव्य झिल्ली के बाहर क्या होता है? कोशिका भित्ति ही तो होती है, जो क्या होती है? दृढ़ होती है। दृढ़ होने का मतलब बहुत मजबूत होता है, हिलता डुलता नहीं। दीवार, अगर ये दीवार है तो क्या है? दीवार को ऐसे धक्का मारोगे तो ये उधर दब जाएगा? नहीं होगा सर। क्या उधर से कोई धक्का मारेगा तो दीवार इधर आ जाएगी? नहीं। मतलब क्या? दृढ़ है, एकदम अपनी जगह पे व्यवस्थित है, ना इधर होगा ना इधर होगा। मतलब कैसा? दृढ़ है। दूसरा निर्जीव। भाई हमने पढ़ा था कोशिका भित्ति कैसी होती है? निर्जीव। क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर सुबेरिन होता है और लिग्निन होता है। ठीक है, लिग्निन या तो सुबेरिन का अगर उसमें डिपोजिशन हुआ, यानी उसके ऊपर अगर उनका संग्रह हुआ तो क्या हो जाते हैं? वो मृत हो जाते हैं। ठीक है, तो कोशिका भित्ति कैसा होता है? तो जीवद्रव्य झिल्ली के बाहर दृढ़ होता है और कैसा होता है? निर्जीव घटक होता है, जिसे क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं। अगर चैप्टर 11 की बात करो, क्लास 11 के चैप्टर 11 की, जो क्या है? परिवहन वाला वो चैप्टर है, ट्रांसपोर्टिंग प्लांट यानी पौधों में परिवहन। तो पौधों में परिवहन की बात करें तो हमने पढ़ा था एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट। ठीक है, हमने दो चीजें पढ़ी थी, एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट। और उसमें हमने एपोप्लास्ट की कहानी पढ़ी थी। तो एपोप्लास्ट क्या बोलता था कि एपोप्लास्ट हमेशा कहां से होगा? हमेशा निर्जीव भाग से होगा, पौधों के निर्जीव भाग से होगा, निर्जीव भाग से होगा, जिसमें सर कोशिका भित्ति भी तो क्या है? एक निर्जीव भाग ही तो है। मतलब हम बोले तो एपोप्लास्ट का भाग, एपोप्लास्ट का भाग एक तरह से कोशिका भित्ति भी तो है, यानी कोशिका भित्ति एक तरह से एपोप्लास्ट का ही भाग है। ठीक है, तो यहां से लिखते हैं कि एपोप्लास्ट, कोशिका भित्ति एपोप्लास्ट का ही भाग होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि कोशिका भित्ति कहां-कहां पाई जाती है, किस-किस जीवों में पाई जाती है, तो भाई हमने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा है, कौन? जीव जगत का वर्गीकरण। जैसे हमने पढ़ा था कितनी जगत में बीटे करने वाला था? 5 जगत में। पहले मोनेरा, सेकंड कौन से थे? प्रोटिस्टा, थर्ड कौन से थे? कवक, चौथे कौन से थे? प्लांटी यानी वनस्पति, और पांचवे कौन से थे? तो प्राणी यानी एनिमल। ठीक है, एनिमेलिया। तो मोनेरा की बात करें तो कोशिका भित्ति होती है। हां सर, इनमें भी कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक है, अगर बात करें हम प्रोटिस्टा की तो इनमें भी कोशिका भित्ति क्या होती है? कोशिका भित्ति कुछ में उपस्थित होती है। एनसीईआरटी ने क्लियरली मेंशन किया है कि प्रोटिस्टा के अंदर भी क्या होती है? कुछ में कोशिका भित्ति पाई जाती है। कवक की बात करें तो इनमें भी सब में क्या होती है? कोशिका भित्ति पाई जाती है, यानी सारे जितने भी प्रकार के कवक पाए जाएंगे सब में कोशिका भित्ति उपस्थित होगी। प्लांटी तो इनमें भी क्या होता है? कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक है, अगर मैं बात करूं प्राणी की तो इनमें कोशिका भित्ति
नहीं पाई जाती। क्या होगा? कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। ठीक है, तो प्राणी के अंदर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, बाकी सब में कोशिका भित्ति पाई जाती है। इसमें भी मोलेरा के अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है, पर माइकोप्लाज्मा को छोड़ के। किसको छोड़ के? माइकोप्लाज्मा को छोड़कर सब में क्या होता है? कोशिका भित्ति होता है। ठीक है, क्या होता है? सब में कोशिका भित्ति होता है। इसकी बात करें प्रोटिस्टा में, तो प्रोटिस्टा को 5 भागों में बांटा गया है। पहला डायटम, डायनोप्लेजिड, फिर ओपन कवक, यूग्लिनोइड और प्रोटोजोआ। ठीक है, तो उसमें से इसमें डायटम में फिर डायनोप्लेजिड में, डायटम और डायनोप्लेजिड में क्या होती है? उपस्थित होती है कोशिका भित्ति। ठीक है, बाकी 3 कौन कौन से? यूग्लिनोइड, फिर ओपन कवक और प्रोटोजोआ। ठीक है, इनमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। ठीक है, इन दोनों में कोशिका भित्ति उपस्थित होगी, इनमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। ठीक है, अगर कवक की बात करें तो कवक में कोशिका भित्ति होती है और किसकी बनी होती है? कार्बोहाइड्रेट, इसकी कार्बोहाइड्रेट के बहुलक की। और कार्बोहाइड्रेट के बहुलक को क्या कहते हैं? हम काइटिन कहते हैं। क्या कहते हैं? काइटिन। और ये कार्बोहाइड्रेट का बहुलक क्या होता है? तो नैग का बहुलक होता है। नैग जो हमने पढ़ा था ना, एन एसिटाइल ग्लूकोमेलिक। ठीक है, तो ये क्या होता है? तो ये हमारा नैग का बहुलक होता है, जिसे हम काइटिन कहते हैं। ठीक है, प्लांटी के अंदर कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेल्यूलोज की। किसकी बनी होगी? सेल्यूलोज की प्लस हेमीसेल्यूलोज की प्लस और किसकी बनी होगी? तो पैक्टिन की। और किसकी बनी होती है? प्लस प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, चलो, प्राणी के अंदर तो कोशिका भित्ति पाई नहीं जाती। फिर एक और शैवाल की अगर बात करें, शैवाल में प्राणी जगत में ही आता है, पर इनमें थोड़ी सी क्लियरिटी होती है। शैवाल में कोशिका भित्ति हाँ होती है, शैवाल में भी क्या होती है? कोशिका भित्ति होती है, पर किसकी बनी होती है? तो सर इनमें भी बनी होती है सेल्यूलोज की। किसकी बनी होगी? सेल्यूलोज की प्लस हेमीसेल्यूलोज। किसकी बनी होगी? सेल्यूलोज प्लस हेमीसेल्यूलोज प्लस और किसकी बनी होगी? तो गैलेक्टॉन्स। अच्छा, सेल्यूलोज हेमीसेल्यूलोज, फिर किसका बना होगा? गैलेक्टान्स। ठीक है, गैलेक्टान्स क्या होता है? तो गैलेक्टोज का। किसका? गैलेक्टोज का बहुलक होता है। किसका बहुलक होता है? गैलेक्टोज का बहुलक होता है, इसे हम गैलेक्टान्स कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा दूसरा किसका? मैनान्स, जो क्या होता है? मैनोज का बहुलक होता है। किसका बहुलक होता है? मैनोज का बहुलक। ठीक है, तो मैनोज के बहुलक को क्या कहते हैं? मैनान्स कहते हैं। प्लस कुछ कार्बनिक तत्व भी होते हैं। कुछ कार्बनिक तत्व में कौन से होते हैं? तो सर एनसीईआरटी लिखा है कि कुछ कार्बनिक तत्व भी पाए जाते हैं, और वो कार्बनिक तत्व कौन से हैं? तो कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। तो अगर हम बात करें कोशिका भित्ति की, अच्छा, मोलेरा की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सर मोलेरा की कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज विहीन। भाई सेल्यूलोज नहीं पाया जाता, सेल्यूलोज विहीन होता है, पर बनी किसकी होती है? तो सर पेप्टिडोग्लाइकेन की। किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन। ठीक है, और पेप्टिडोग्लाइकेन क्या होता है? तो सर एक होता है पेप्टाइड, जो कि अमीनो एसिड होता है, अमीनो एसिड का बहुलक। ठीक है, और दूसरा ग्लाइकन जो होता है कार्बोहाइड्रेट का बहुलक। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का बहुलक। ठीक है, तो एक तरह से अगर बोला जाए तो सर हमारा अमीनो एसिड और कार्बोहाइड्रेट के बहुलक क्या होता है? पेप्टिडोग्लाइकेन। तो कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कार्बोहाइड्रेट प्लस अमीनो एसिड की। ठीक है, इसके अलावा डायटम की कोशिका भित्ति अगर बात करें तो सर उपस्थित होगा, उनकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होगी? सेल्यूलोज की। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। बाकी इनमें कवक की देखिए कि नैग का बहुलक होता है, जैसे काइटिन की बनी होती है, प्लांटी की सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन और प्रोटीन की बनी होती है। और शैवाल की बात करें तो सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, गैलेक्टॉन्स, मैनोन्स, कार्बनिक। अच्छा, हेमीसेल्यूलोज आई थिंक नहीं होता, तो इसे हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, आई थिंक नहीं होता। सेल्यूलोज होता है, फिर गैलेक्टॉन्स होता है, फिर मैनोन्स होता है, फिर कार्बनिक तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, तो ये क्या होगा? शैवाल की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज प्लस गैलेक्टॉन्स
प्लस एक साथ लिखते हैं सेल्यूलोज, क्या होगा सेल्यूलोज, और गैलेक्टॉन्स मैनाज का बहुलक, और ये क्या होगा गैलेक्टोज का बहुलक, और दूसरा क्या होता है कार्बनिक तत्व जो कि कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं भाई कि हमारे कोशिका भित्ति का कार्य भी है क्या कुछ। कोशिका भित्ति अगर कोशिका के बाहर पाई जाती है तो उसका कोई कार्य भी है क्या, तो हम क्या बात करेंगे कार्य की, इसके कोशिका भित्ति के कार्य की। तो भाई इसके बहुत सारे कार्य हैं। एक तो क्या करेगा, कोशिका को सहारा देता है, क्या करता है कोशिका को सहारा देना, कोशिका का आकार बनाए रखता है, कोशिका का आकार बनाना। तीसरा कोशिका की आकृति बनाए रखता है, कोशिका की आकृति बनाना। ठीक है, इसके अलावा यांत्रिक सहारा देता है, कोशिका को क्या करता है यांत्रिक हानियों के सामने रक्षा करता है, क्या करता है यांत्रिक हानियों के सामने रक्षा। ठीक है, इसके अलावा और क्या करेगा, तो अवांछनीय मतलब जो हमारी इच्छा नहीं हो, जो हमारी कोशिका को इच्छा नहीं हो, ऐसे बृहद अणुओं को कोशिका के अंदर आने से रोकता है, क्या करता है कोशिका के अंदर आने से रोकता है। ठीक है, इसके अलावा और भी कोई कार्य करता है क्या, तो एक कोशिका को दूसरे कोशिका के साथ, भाई एक कोशिका को दूसरे कोशिका के साथ चिपकाने का कार्य भी करता है। तो एक कोशिका को क्या करेगा, एक कोशिका को दूसरे कोशिका से चिपकाने का कार्य करता है, क्या करेगा चिपकाने का कार्य करता है। ठीक है, तो ये कुछ कार्य है हमारे कोशिका भित्ति के। क्या क्या करेगा, तो एक तो भाई कोशिका को अच्छा संक्रमण से भी रक्षा करता है, तो क्या करेगा कोशिका को संक्रमित होने से, यानी कोई बाहरी जीवाणु अंदर प्रवेश ना कर जाए, तो कोशिकाओं को क्या करता है संक्रमण से रक्षा करता है, क्या करेगा संक्रमण से रक्षा करता है। ठीक है, चलो बात करें क्या क्या कार्य है, तुम्हें कुछ कार्य लिखे, कोशिका को सहारा देगा। ठीक है, कोशिका का आकार बनाए रखने में मदद करता है, कोशिका की आकृति बनाने में मदद करता है, यांत्रिक हानियों के सामने रक्षा करता है, फिर अवांछनीय और बृहद अणुओं को कोशिका के अंदर आने से रोकता है। इसके अलावा एक कोशिका से दूसरे कोशिका को चिपका के रखने में मदद करता है, फिर कोशिका को संक्रमण के सामने भी क्या करता है तो रक्षा करता है। ठीक है, अब हम थोड़े से कोशिका भित्ति के आकृति बनाने के लिए डिटेल्स देखते हैं कोशिका भित्ति बना कैसा होता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे डिटेल्स ऑफ सेल वॉल। ठीक है, हम कोशिका भित्ति की डिटेल देखने जा रहे हैं। ठीक है, कोशिका भित्ति की डिटेल यानी कोशिका भित्ति कैसे बना होगा। तो भाई सबसे पहले कोशिका भित्ति बनती कैसे है, तो कोशिका भित्ति का निर्माण, कोशिका भित्ति का निर्माण जब कोशिका विभाजित होती है, जब कोशिका विभाजन होता है और नई कोशिका बनती है, तब नए कोशिका के जीव द्रव्य झिल्ली के बाहर एक प्राथमिक कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। किसका निर्माण होगा, प्राथमिक कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। ठीक है, क्या होगा प्राथमिक कोशिका भित्ति का निर्माण होता है कैसे, तो सर पहले एक कोशिका थी, इसमें से इसका विभाजन हुआ बीचों बीच से, तो एक कोशिका इधर गई, एक कोशिका इधर गई। इस कोशिका के बाहर सबसे क्या होती है जीवद्रव्य झिल्ली, इसके जीवद्रव्य झिल्ली के बाहर क्या बनेगा कोशिका भित्ति, सिर्फ इस जीवद्रव्य झिल्ली के बाहर भी क्या बनेगा कोशिका भित्ति। ठीक है, तो कोशिका विभाजन से जो दो नई कोशिकाएं बनी, मान लो ये दो नई कोशिकाएं, थोड़ा दूर बनाते हैं, एक इधर बन गई। ठीक है, तो जो दो नई कोशिकाएं बनी, इन दो नई कोशिकाओं के बाहर ये जो वॉल बना है ना सेल वॉल, ठीक है, ये जो हमारा कोशिका भित्ति बना है, ये कोशिका भित्ति बना है, ये नए
कोशिका से, एक कोशिका से दो नए कोशिकाएं बने, इन दो नए कोशिकाओं के जीव द्रव्य झिल्ली के बाहर ये जो नई कोशिका भित्ति बनी है, सेल वॉल बना है, उस नई कोशिका भित्ति को क्या कहते हैं? तो प्राथमिक कोशिका भित्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राथमिक कोशिका भित्ति। और प्राथमिक कोशिका भित्ति के अंदर कौन कौन से घटक पाए जाते हैं? तो सेल्यूलोज होता है। क्या होता है? सेल्यूलोज प्लस हेमीसेल्यूलोज, सेल्यूलोज प्लस हेमीसेल्यूलोज प्लस पैक्टिन प्लस प्रोटीन। ठीक है, ये क्या होते हैं? तो प्राथमिक कोशिका भित्ति के अंदर पाए जाते हैं। अगर मैं प्राथमिक कोशिका भित्ति को जूम करूं माइक्रोस्कोप के अंदर तो देखना क्या क्या होता है। प्राथमिक कोशिका भित्ति को जब हमने जूम किया तो प्राथमिक कोशिका भित्ति, देखिए ये हमारी कोशिका और ये है जो पहला प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी मतलब प्राथमिक, सी से सेल मतलब कोशिका, वॉल से भित्ति। तो प्राथमिक कोशिका भित्ति को जब मैंने इसको क्या किया? जूम किया। क्या किया? जूम। तो जब जूम करके देखा तो इस संरचना के अंदर ये क्या होता है? तो कुछ ऐसे धागे जैसी संरचनाएं पाई जाती है। क्या होती है? इनको क्या कहते हैं? सेल्यूलोज के सूक्ष्म धागे। क्या कहते हैं? सेल्यूलोज के सूक्ष्म धागे। सूक्ष्म धागे मतलब बहुत छोटे छोटे धागे होते हैं, बहुत पतले पतले धागे होते हैं। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं? सेल्यूलोज के सूक्ष्म धागे। प्लस इसके अंदर ये जो खाली जगह है ना, ये एक धागा, ये दूसरा धागा, इसके बीच में जो खाली जगह है, इस खाली जगह क्या कहते हैं? तो इस खाली जगह कहते हैं आधारक। क्या कहते हैं? आधारक। ये क्या है? सेल्यूलोज के पतले धागे। और ये क्या है? पतले धागे। और ये क्या है? आधारक। आधारक के अंदर क्या क्या होता है? तो आधारक के अंदर पैक्टिन होगा, प्रोटीन होगा, हेमीसेल्यूलोज होगा। ठीक है, क्या क्या होता है? पैक्टिन, प्रोटीन। इस आधारक के बीच में क्या क्या होते हैं? आधारक में पैक्टिन प्लस प्रोटीन प्लस और क्या होगा? तो पैक्टिन, प्रोटीन प्लस तीसरा क्या होता है? तो हेमीसेल्यूलोज। क्या करते हैं? तो ये आधारक के अंदर जुड़ करके क्या करते हैं? तो हमारी कोशिका भित्ति का निर्माण करते हैं। यूकैरियोटिक की बात कर रहे हैं। ठीक है, किसकी? यूकैरियोटिक कोशिका भित्ति की बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा प्राथमिक कोशिका भित्ति जो होती है, पीसीएम का मतलब, आप पीसीडब्ल्यू का मतलब क्या समझोगे? प्राथमिक कोशिका भित्ति। ठीक है, तो मैं बार बार प्राथमिक कोशिका भित्ति नहीं लिखूंगा, मैं पीसीडब्ल्यू लिखूंगा। ठीक है, तो प्राथमिक कोशिका भित्ति का नेचर कैसा होता है? प्रकृति कैसी होती है? प्राथमिक कोशिका भित्ति वृद्धि कारक प्रकृति की होती है। कैसे प्रकृति की? वृद्धि कारक प्रकृति की होती है। ठीक है, वृद्धि कारक प्रकृति की होती है। इसका मतलब क्या? तो वृद्धि कारक प्रकृति मतलब तो प्राथमिक कोशिका भित्ति वृद्धि करने की क्षमता होती है। प्राथमिक कोशिका भित्ति के अंदर क्या होगी? वृद्धि करेगी। भाई वृद्धि करेगा तभी तो कोशिका वृद्धि करेगी। अगर प्राथमिक कोशिका भित्ति वृद्धि नहीं करती तो कोशिका बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि अभी नया नया विभाजन किया है और नई नई विभाजन के पास एक दीवार बन गया। अगर वो दीवार बढ़ेगा नहीं तो कोशिका इतने पे रुक जाएगा। ठीक है, तो ये कोशिका आगे वृद्धि कर सके, उसके लिए प्राथमिक कोशिका भित्ति को भी वृद्धि करने की क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, तो प्राथमिक कोशिका भित्ति की प्रकृति क्या होती है? तो वृद्धि कारक प्रकृति की होती है। वो क्या कर सकता है? तो लंबाई में बढ़ सकता है। किसमें बढ़ सकता है? लंबाई में वृद्धि करता है। ठीक है, और लंबाई में वृद्धि करता है जिससे क्या होगा? कोशिका की वृद्धि होती है। क्या होगा? कोशिका की लंबाई में वृद्धि करता है तो क्या होगा? कोशिका की वृद्धि होती है। ठीक है, जब एक बार कोशिका, अच्छा प्राथमिक कोशिका भित्ति की वृद्धि होती है, प्राथमिक कोशिका भित्ति लंबाई बढ़ेगा तो एक तरह से कोशिका की वृद्धि होती है। तो एक समय ऐसा आता है जब कोशिका अपनी अधिकतम अवस्था को प्राप्त कर चुका होता है, अपने अधिकतम आकार को प्राप्त कर चुका रहता है। ठीक है, तो लिखते हैं कि जब कोशिका अपने अधिकतम आकार को प्राप्त कर लेता है, अधिकतम आकार को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, जब कोशिका अपने अधिकतम आकार को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तो जब अपने अधिकतम आकार को प्राप्त कर लेगा तो फिर हमारी प्राथमिक कोशिका भित्ति में वृद्धि की क्षमता नहीं रहती। ठीक है, जब प्राथमिक कोशिका भित्ति के अंदर वृद्धि की क्षमता नहीं रहती तो आप देखना क्या होता है। तो ऐसे हमारी क्या थी? ये हमारा एक जीवद्रव्य झिल्ली, इसके बाद हमारा ये क्या था? तो ये हमारा था प्राथमिक कोशिका भित्ति। ठीक है, ये हमारा क्या है? प्राथमिक कोशिका भित्ति। अगर आप लोग को दिखता हो तो मैं थोड़ा गाढ़ा कर देता हूं। ये क्या हमारा? प्राथमिक कोशिका भित्ति।
ये हमारी जीवित द्रव्य झिल्ली, ये हमारी प्राथमिक कोशिका भित्ति। ठीक है, अब जब हमारा कोशिका अधिकतम आकार प्राप्त कर लेता है तो प्राथमिक कोशिका भित्ति वृद्धि नहीं करता, वृद्धि नहीं करता है। ठीक है, और जब वृद्धि नहीं करता तो सर हमारे प्राथमिक यानी जीवित द्रव्य झिल्ली और प्राथमिक कोशिका भित्ति के बीच में एक नई कोशिका भित्ति बनने लगती है। क्या बनने लगती है? एक नई कोशिका भित्ति बनने लगती है, और इस नई कोशिका भित्ति को अपने क्या कहते हैं? तो इस नई कोशिका भित्ति को कहते हैं सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी मतलब द्वितीयक, और सेल मतलब कोशिका, और वॉल मतलब भित्ति। तो इसे क्या कहते हैं? द्वितीयक कोशिका भित्ति, जो कि कोशिका के परिपक्व होने पर, एक कोशिका अपनी अधिकतम आकार प्राप्त कर ली, मतलब उसने क्या कर लिया? अपने आप को परिपक्व कर लिया। तो एक कोशिका के परिपक्व होने पर जीवित द्रव्य झिल्ली और प्राथमिक भित्ति के बीच में, जीवित द्रव्य झिल्ली और प्राथमिक भित्ति के बीच में एक नई भित्ति बनती है, जिसे हम क्या कहते हैं? द्वितीय कोशिका भित्ति कहते हैं। ये द्वितीय कोशिका भित्ति के घटक कौन कौन से होते हैं? तो एक तो होता है सेल्यूलोज, जो कि उसके भी हैं, प्राथमिक कोशिका भित्ति के भी हैं, प्लस हेमीसेल्यूलोज, सेम उसके ही तरह थे। इसके अलावा और क्या होता है? तो पैक्टिन सर उसमें भी थे, और क्या होता है? प्रोटीन सर उसमें भी थे। पर इसमें और क्या होता है? तो एक और आ जाता है लिग्नीन। क्या आ जाता है? लिग्नीन। अब लिग्नीन जो क्या करेगा? तो सर लिग्नीन क्या करता है? तो जैसे यहाँ पे क्या थे? पैक्टिन, प्रोटीन, हेमीसेल्यूलोज ने इनके आधारक के अंदर अपना डिपोजिशन किया। ठीक है, तो अगर इनके अंदर भी डिपोजिशन देखें तो अभी कम था, पर इसके अंदर और थोड़ा बहुत लिग्नीन डालो तो जो भी जगह खाली रहेगा वो भी और अच्छी तरह से पैक हो जाएगा। ठीक है, तो एक तरह से लिग्नीन क्या कर देगा? इनके अंदर अगर जमा होगा, अगर इनके अंदर लिग्नीन को जमा कर दूं तो ये पूरा का पूरा जो थोड़ा सा भी जगह बच रहा है वो पूरा का पूरा जगह भर जाएगा, और जब पूरा का पूरा जगह भर जाएगा तो कुछ भी पदार्थ अंदर से बाहर नहीं हो पाएंगे, और अंदर से बाहर नहीं हो पाएंगे तो एक तरह से ये जो भित्ति है ये निर्जीव रहेगा, सजीव नहीं रहेगा, दृढ़ रहेगा, निर्जीव, किसी को अंदर बाहर होने नहीं देगा। ठीक है, तो लिग्नीन क्या करता है? लिग्नीन की वजह से कोशिका भित्ति कैसी हो जाती है? मृत हो जाती है, दृढ़ हो जाती है। ठीक है, तो द्वितीय कोशिका भित्ति किसके? अच्छा, द्वितीय कोशिका भित्ति जब वृद्धि करेगा तो द्वितीय कोशिका भित्ति जब वृद्धि करता है तो कुछ बाहर की ओर भी वृद्धि करेगा और कुछ अंदर की ओर भी वृद्धि करेगा। समय के साथ साथ क्या करेगा? कुछ बाहर की ओर वृद्धि करेगा और कुछ अंदर की ओर वृद्धि करेगा। तो जैसे 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 द्वितीय कोशिका भित्ति वृद्धि करती है वैसे वैसे प्राथमिक कोशिका भित्ति का आकार कम होने लगता है, आकार कम होने लगता है। क्यों कम होने लगता है? क्योंकि हमारी प्राथमिक कोशिका भित्ति कुछ अंदर की तरफ भी अधिक मोटी होती जा रही है और कुछ बाहर की तरफ, और जब बाहर की तरफ मोटी होती है तो हमारी प्राथमिक कोशिका भित्ति के अंदर भी क्या कर जाती है? ये थोड़ा सा दबा देती है, तो हमारी प्राथमिक कोशिका भित्ति कुछ छोटा सा पतला सा बच के रह जाता है, क्योंकि द्वितीय कोशिका भित्ति उसे अंदर की ओर दबा देती है। ठीक है, तो जैसे जैसे द्वितीय कोशिका भित्ति की वृद्धि होती है वैसे वैसे प्राथमिक कोशिका भित्ति का आकार क्या होते जाता है? कम होते जाता है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि सर द्वितीय कोशिका भित्ति कहीं और पाई जाती है तो सर हमने पढ़ा था वाहिनिकी और वाहिका, चैप्टर 6 में वाहिनिकी और वाहिका। ठीक है, वेसल्स और ट्रैकिड्स, इनकी भी कोशिका भित्ति क्या होती है? तो इनकी कोशिका भित्ति भी क्या होती है? मृत होती है। ठीक है, और द्वितीय कोशिका भित्ति भी क्या होती है? द्वितीय कोशिका भित्ति भी क्या होती है? मृत होती है। ठीक है, द्वितीय कोशिका भित्ति भी क्या होती है? मृत होती है। मेरा भारत महान। चलेगा, तो वाहिनिकी और वाहिका जो कि क्या है? कोशिका भित्ति इनकी क्या होती है? मृत होती है। ठीक है, तो वाहिनिकी और वाहिका भी कोशिका भित्ति क्या होती है? मृत होती है। क्या हमारे शरीर के अंदर, सॉरी, क्या हमने कभी तृतीय कोशिका भित्ति भी देखी है? तो तृतीय कोशिका भित्ति भी बनती है, तृतीय कोशिका भित्ति, तृतीय कोशिका भित्ति भी बनती है। ठीक है, पर किसके अंदर बनती है? तो बहुत कम मात्रा में, ऐसे बहुत रेयर देखने को मिलेगा, बहुत कम चांस है, चांस, वो भी किसमें? जिम्नोस्पर्म में देखने को मिलता है। किसमें देखने को मिलेगा? ओनली फॉर जिम्नोस्पर्म में हमें
क्या देखने को मिलता है, तृतीय कोशिका भित्ति देखने को मिलती है। ठीक है, तो आई होप मेरे हिसाब से आप लोग को समझ पड़ा होगा कोशिका भित्ति की पूरे के पूरे टॉपिक के बारे में। ठीक है, तो मैं एक बार साइड होता हूं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आप प्रॉपर्ली नोट बनाएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक, लगभग हमने कोशिका भित्ति तो खत्म कर दिया। तो एक कोशिका की अगर हम ओवरव्यू की बात करें तो देखिएगा, मैंने एक कोशिका बनाया, सबसे बाहर क्या था, कोशिका भित्ति, उसके अंदर क्या थी, तो एक जीवित द्रव्य झिल्ली, यूकैरियोटिक की बात कर रहे हैं। ठीक है, जीवित द्रव्य झिल्ली, क्योंकि प्रोकैरियोटिक के बारे में तो हमने अच्छे से पढ़ लिया है, कोशिका की संरचना की अच्छा अध्ययन कर चुके हैं। ठीक है, तो सबसे बाहर कोशिका भित्ति, फिर जीवित द्रव्य झिल्ली, उसके बाद अंदर आएंगे तो हमें क्या मिलता है, केंद्रक और कुछ झिल्लीबद्ध कोशिकांग मिलते हैं। ठीक है, इनके अंदर क्या होंगे, कुछ झिल्लीबद्ध कोशिकांग, झिल्लीबद्ध मतलब झिल्ली से घिरे हुए कोशिकांग मिलते हैं। ठीक है, तो लगभग हमने कोशिका की, अगर यूकैरियोटिक कोशिका की बात करूं तो कोशिका भित्ति हमने पढ़ लिया, जीवित द्रव्य झिल्ली पढ़ लिया। अब हम क्या करेंगे, बाहर की संरचनाओं के अध्ययन कर चुके हैं, तो हम किसकी ओर आएंगे, लगभग अंदर की ओर। तो जब हम अंदर एंटर करते हैं तो सबसे पहले जो हमारा एनसीईआरटी का कोशिका भित्ति के बाद जस्ट कोई टॉपिक दिया है अगर एनसीईआरटी में, तो उसने दिया है अंतःझिल्लिका तंत्र। क्या दिया है, अंतःझिल्लिका तंत्र। ठीक है, उसने कौन सा तंत्र दिया है, अंतःझिल्लिका तंत्र। तो अंतःझिल्लिका तंत्र की अगर बात करें तो अंतःझिल्लिका तंत्र है क्या, तो भाई किसी भी कोशिका के अंदर, किसी भी कोशिका के अंदर, किसी भी कोशिका के अंदर झिल्लीबद्ध कोशिकांग जो एक दूसरे का समन्वयित रूप से मतलब एक के साथ दूसरे का कार्य जुड़ा हो। अच्छा, संरचना में भिन्न भिन्न हो सकते हैं पर कार्य समान हो, और तीनों यानी सभी के सभी झिल्लीबद्ध कोशिकांग एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करते हो। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं हम, तो अंतःझिल्लिका तंत्र कहते हैं। तो अंतःझिल्लिका तंत्र की अगर मैं थोड़ी बहुत कहानी लिखूं तो क्या बोलूंगा, किसी भी कोशिका के अंदर, किसी भी कोशिका के अंदर, किसी भी कोशिका के अंदर झिल्ली युक्त कोशिका, क्या बोलेंगे, झिल्ली युक्त कोशिकांग जो संरचना में भिन्न भिन्न हो, जो क्या हो, संरचना में क्या हो, भिन्न भिन्न हो, किंतु उनके कार्य एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हो, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हों और वे समन्वयित रूप से, क्या बोलते, समन्वयित रूप से एक ही कार्य करते हो, एक ही कार्य करते हो, तो ऐसे तंत्र को अंतःझिल्लिका तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतःझिल्लिका तंत्र कहते हैं। अंतःझिल्लिका तंत्र के अंदर कौन कौन आता है, तो हमारे एनसीईआरटी ने 4 नाम लिए हैं। सबसे पहले लिखा है ईआर मतलब अंतः प्रद्रव्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। दूसरा नाम दिया है हमारे अंदर, दूसरा नाम हमारे एनसीईआरटी ने क्या दिया है, गोल्गी काय, क्या लिखेंगे, गोल्गी काय। थर्ड नाम लिखा है उसने तो लाइसोसोम, क्या लिखा है, लाइसोसोम। और चौथा नाम लिखा है रसधानी, क्या लिखा है, रसधानी, जो कि अंतःझिल्लिका तंत्र की तरह कार्य करते हैं। और कौन कौन अंतःझिल्लिका तंत्र की तरह कार्य नहीं करते, तो अंतः, ये सब क्या है, अंतःझिल्लिका तंत्र है। ठीक है, और अगर हम बात करें तो सूत्रकणिका, फिर और कौन, तो
ऐसे सूत्र कणिका के बाद एक और है पेरोक्सिसोम और हरित लवण। ये अंतःझिल्लिका तंत्र के भाग नहीं है, अंतःझिल्लिका तंत्र के भाग नहीं है। ठीक है, तो झिल्लिका तंत्र के भाग कौन कौन से हैं? तो अंतःप्रदेश जालिका, गोल्गिका, लाइसोसोम और रसधानी। अच्छा, लाइसोसोम को हिंदी में लयनकाय भी कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग याद रखें, इसे लयनकाय भी कहते हैं। ठीक है, तो अंतःप्रदेश जालिका, गोल्गिका, लयनकाय, रसधानी, ये क्या होते हैं? अंतःझिल्लिका तंत्र हैं, पर सूत्रकणिका, पेरोक्सिसोम और हरित लवक ये क्या है? अंतःझिल्लिका तंत्र के भाग नहीं है। इसका मतलब क्या? इन लोगों के कार्य, इन लोगों की संरचना भले कैसे भी हो, पर कार्य समन्वयित रूप से एक साथ मिलकर एक ही कार्य कर रहे होंगे, पर इनका कार्य भिन्न भिन्न प्रकार का होगा। ठीक है, अच्छा, अगर हम संरचना देखें तो कैसे बने होते हैं? तो अगर मैं एक कोशिका बनाऊं, अगर मैं एक कोशिका की संरचना बनाऊं, तो एक कोशिका की संरचना के अंदर ये देखना हमारा कुछ केंद्रक होता है, ये हमारी केंद्रक भी द्वि-लिपिड बाइलेयर का बना होता है। ठीक है, ठीक है, ये हमारा केंद्रक से कुछ ऐसी संरचना निकलती है। फिर इसके बाहर जैसे ऐसी कुछ संरचना निकलती है, और इसके बाहर जस्ट कुछ ऐसी संरचना निकलती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? केंद्रक। ये क्या होता है? हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रदेश जालिका। ये क्या होता है? गोल्गिकाय। और ये क्या होता है? लाइसोसोम। क्या होता है? लाइसोसोम। ठीक है, तो देखिए एक तरह से ये सारे के सारे एक ही साथ, ऐसा संरचना भिन्न भिन्न जो कि हमने लिखा है, जो संरचना में भिन्न भिन्न हो किंतु कार्य क्या होने चाहिए? एक दूसरे के साथ जुड़े होने चाहिए और समन्वयित रूप से एक ही कार्य करते हो। तो देखो संरचना इसकी अलग है, इसकी अलग है, इसकी अलग है, तो सबका संरचना क्या है? भिन्न भिन्न प्रकार का है, पर कार्य एक ही करेंगे, प्रोटीन के निर्माण में मदद। ठीक है, क्या करेंगे? एक तरह से प्रोटीन निर्माण में मदद करते हैं। ठीक है, तो लगभग आई होप आप लोग को इतना समझ पड़ा होगा। अब देखना ये कार्य कैसे करेंगे, कैसे प्रोटीन का निर्माण करेंगे। तो मान लो भाई कोई ऐसे बाहरी कोई हार्मोन आया, पेप्टाइड हार्मोन। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या होगा? हमारा यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हमारा होगा ग्राही। ये क्या है? ऐसे बना ले, यहाँ पे अच्छा लगेगा। ठीक है, ये हमारा क्या है? ग्राही। किसका ग्राही? तो पेप्टाइड हार्मोन। भाई पेप्टाइड हार्मोन कभी भी झिल्ली को, कौन सी झिल्ली? जीवदेह झिल्ली को बाहर नहीं करती। चैप्टर नंबर 22, क्लास 11 का चैप्टर नंबर 22 हमारा लास्ट में हार्मोन की क्रियाविधि। हार्मोन की क्रियाविधि दो प्रकार की बताई गई है, एक तो पेप्टाइड और हमारे दूसरे अमीनो एसिड की एक प्रकार की क्रियाविधि है, और दूसरी स्टेरॉइड हार्मोन और दूसरे हमारे आयोडीन युक्त हार्मोन की क्रियाविधि कैसी है? तो वो अलग प्रकार की है। तो स्टेरॉइड हार्मोन और आयोडीन हार्मोन क्या करते हैं? डायरेक्ट कोशिका झिल्ली को, जीवद्रव्य झिल्ली को पार करके केंद्र तक पहुंच जाते हैं, पर हमारे पेप्टाइड हार्मोन और अमीनो एसिड हार्मोन अंदर पार नहीं कर पाते। वो कहां पे आते हैं? तो जीवद्रव्य झिल्ली के उपस्थित ग्राही के पास आते हैं। तो ये हमारा क्या है? कोई हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है? तो मान लो भाई पेप्टाइड हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है? पेप्टाइड हार्मोन। ये पेप्टाइड हार्मोन क्या करेगा? यहाँ पे आके हमारी ग्राही के साथ जुड़ेगा। अब ग्राही यहाँ पे एक्सेप्ट किया और क्या कर देगा? इसे द्वितीयक संदेशवाहक को देगा, और द्वितीयक संदेशवाहक इसको कहाँ लेके आता है? केंद्रक के पास लाता है, और केंद्रक को देता है। द्वितीयक संदेशवाहक किसे देगा? केंद्रक को देगा। केंद्रक के अंदर वो हमारा हार्मोन एंटर करता है, और केंद्रक के अंदर जाके किसको उत्प्रेरित करेगा? तो भाई ये बनाएगा, केंद्रक हमारा बनाएगा आरएनए। ठीक है, और ये आरएनए कहाँ जाता है? तो एंटर करता है कहाँ पे? आरएनए एंटर करेगा हमारे किसके अंदर? अच्छा, आरएनए से क्या बनेगा? प्रोटीन बनाने की संदेश ना, तो आरएनए से क्या बनेगा? पेप्टाइड। और ये पेप्टाइड कहाँ एंटर कर जाएगा? ये पेप्टाइड एंटर करेगा हमारे अंतःप्रदेश जालिका में। अंतःप्रदेश जालिका के किसके अंदर? ल्यूमेन के अंदर। ठीक है, किसके अंदर? अवकाशिका के अंदर। अंतःप्रदेश जालिका के अवकाशिका के अंदर। अगर अंतःप्रदेश जालिका की मैं अवकाशिका बनाऊं, अंतःप्रदेश जालिका ये हमारा केंद्र था। ठीक है, तो यहां से जब एंटर किया तो अंतःप्रदेश जालिका के अंदर ये वाले भाग को क्या कहते हैं? ल्यूमेन यानी अवकाशिका। क्या कहते हैं? अवकाशिका। तो यहाँ पे क्या करेगा? हमारा ये पेप्टाइड एंटर करेगा, तो यहाँ पे पेप्टाइड क्या बन जाएगा? पॉलीपेप्टाइड। यहाँ पे अवकाशिका क्या कर देगी? उसे पॉलीपेप्टाइड का बहुलक बनाएगी। क्या बनाएगी? पॉलीपेप्टाइड का बहुलक बनाएगी। ठीक है,
पॉलीपेप्टाइड का बहुलक बनाएगी और अपने अंदर से इनको मॉडिफिकेशन करते हुए ऐसे कूटिका के फॉर्म में, कूटिका के अवस्था में इनके अंदर एक पेप्टाइड बना, पॉलीपेप्टाइड को संयुक्त करके क्या बना देगी, पेप्टाइड, इसके अंदर पेप्टाइड बना के एक कूटिका की अवस्था में क्या करती है, बाहर निकाल देती है। और इस कूटिका को यहां से इसने निकाल दिया, तो इस कूटिका को हमारा गोल्गी का एक्सेप्ट करता है, वो उसके अंदर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेगा, चेंजेस करेगा, परिवर्तन करेगा और फिर वह अपने अंदर से क्या करेगा, तो कूटिकाओं को फिर से बाहर निकालता है। इसे हम क्या कहते हैं, लाइसोसोम कहते हैं। और लाइसोसोम के अंदर विभिन्न प्रकार के घटक पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के प्रोटीन और विभिन्न एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, तो इतना समझ पड़ा क्या? चलिए आगे चलते हैं, तो हम बारी बारी एक एक की घटनाओं का अध्ययन करते हैं, जैसे कि भाई गोल्गी का कार्य क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य क्या है, संरचना क्या है, और लाइसोसोम का कार्य क्या है और संरचना क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा टॉपिक जो आता है केंद्रक के साथ जो चिपका हुआ है, यानी केंद्रक की झिल्ली के साथ चिपका हुआ कौन है, तो सर हमारा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी क्या बोलेंगे इसे, अंतः प्रद्रव्य जालिका। ठीक है, अंतः प्रद्रव्य जालिका कहां से कहां तक होती है, तो सर हमारे केंद्रक से, केंद्रक झिल्ली के आवरण से युक्त, हमारे केंद्रक झिल्ली के आवरण से युक्त एक लिपिड बाइलेयर की, लिपिड द्विसतह की जालिका युक्त संरचना, जालिका युक्त संरचना जो कोशिका द्रव्य को दो भागों में बांट देती है, दो भागों में बांटती है, उसे ER कहते हैं। क्या कहते हैं, ER कहते हैं। अब जो हमने हिंदी लिखा इसका मतलब समझे, तो उसने बोला केंद्रक झिल्ली के आवरण से युक्त एक लिपिड द्विसतह की जालिका युक्त संरचना जो कोशिका द्रव्य को दो भागों में बांटती है, उसे क्या कहते हैं, अंतः प्रद्रव्य जालिका। अगर मैं स्ट्रक्चर वन को देखिएगा, ये हमारा एक कोशिका, ये उसका केंद्रक, ये केंद्रक द्विसतह का बना होता है। ठीक है, केंद्रक कितने सतह का बना होता है, द्विसतह का, ये केंद्रक द्विआवरण हो गया। ठीक है, अब केंद्रक द्विआवरण से हमारा क्या शुरू हुआ था, केंद्रक द्विआवरण से हमारा क्या शुरू हुआ था, तो ये हमारी जीवद्रव्य झिल्ली, सॉरी क्या बोलेंगे, अंतःप्रद्रव्य जालिका। अब ये हमारा केंद्रक आवरण के साथ ही युक्त है, देखिए केंद्रक आवरण के साथ, ये केंद्रक आवरण इसके साथ ही युक्त है। ठीक है, कौन, हमारी अंतःप्रद्रव्य जालिका। और ये क्या करती है, तो कोशिका द्रव्य को दो भागों में बांट देती है। एक तो क्या होगा, कोशिका द्रव्य घटक दो भागों में बांटेगी। पहला क्या होगा, कोशिका द्रव्य भाग, क्या बोलेंगे, कोशिका द्रव्य भाग, और दूसरा क्या होता है, तो अवकाशिका भाग। क्या हो जाएगा, अवकाशिका भाग। अवकाशिका भाग मतलब ये हो गया हमारा कोशिका द्रव्य भाग, ये क्या हो गया, कोशिका द्रव्य भाग। ठीक है, और दूसरा कोशिका द्रव्य में कुछ जगहों को इसने घेर लिया है, कोशिका द्रव्य में कुछ जगहों को, ये वाले जो जगह है, ये वाले जो जगह है, इन जगहों को, कुछ जगहों को किसने घेर दिया है, तो हमारे गोल्गी का ने, सॉरी हमारे अंतःप्रद्रव्य जालिका ने घेर दिया है। तो इस जगह को क्या कहेंगे, अवकाशिका भाग। क्या कहेंगे, अवकाशिका भाग, जहां पे क्या होता है, तो मॉडिफिकेशन या तो संवेष्टन विधि होगा। क्या होगा, संवेष्टन। ठीक है, संवेष्टन मतलब एक तरह से संग्रह करना या तो मॉडिफिकेशन करना, परिवर्तन करना। ठीक है, क्या करना, परिवर्तन करना। ठीक है, अवकाशिका भाग में क्या होता है, परिवर्तन करना होता है, जो हमारे मैसेज पॉलीपेप्टाइड है उसे पेप्टाइड के रूप में परिवर्तित करना कहां पे होता है, अवकाशिका भाग में होता है। ठीक है, अगर हम बात करें अंतःप्रद्रव्य जालिका की, तो सर अंतःप्रद्रव्य जालिका एक होता है SER और दूसरा SER। अगर SER की बात करें तो सर हमने देखा था कहां पे पाया जाता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कहां पे होता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कहां पे पाया जाता है, पेशी के अंदर। भाई पढ़ा था, पेशी द्रव्य को क्या कहते थे, सार्कोप्लाज्म। और पेशी द्रव्य के अंदर अंतःप्रद्रव्य जालिका जैसी संरचना पाई जाती है, जिसे क्या कहते थे, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता क्या था, तो कैल्शियम+2 आयन के संग्रह का कार्य करता था। ठीक है, चैप्टर नंबर 20 पेशी संकुचन की क्रियाविधि में ही है। ठीक है, तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पेशी के अंदर पाया जाता है, जो क्या करता है, कैल्शियम आयन के संग्रह का कार्य करता है। ठीक है, ऐसे ही अगर मेरे से कोई पूछे RER क्या है, तो सर RER हमारे पाया जाता है कहां पे, तंत्रिका तंत्र के अंदर।
इसके अंदर तंत्रिका, तंत्र के कोशिका काय में, कोशिका काय में, जिसे हमने क्या बोल दिया था, निसल ग्रेन्यूल्स, निसल कणिका, क्या बोला था, निसल कणिका। और मैंने लगभग उस चैप्टर में मैंने बताया भी था कि निसल कणिका क्या है, राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बना हुआ भाग, ठीक है। तो RER क्या होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब क्या, एंडोप्लाज्मिक यानी अंतःप्रदेश जालिका, रफ मतलब खुरदुरी। तो अंतःप्रदेश जालिका के ऊपर कुछ राइबोसोम उपस्थित होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, खुरदुरी अंतःप्रदेश जालिका। और ये कहां पाई जाती थी, तो हमारे निसल कणिकाओं को, जो निसल साइंटिस्ट जिन्होंने बोला था ना कि ये निसल ग्रेन्यूल्स है, वो ग्रेन्यूल्स क्या थी, एक तरह से RER होती है, ठीक है। चलिए तो हम थोड़ा सा आगे बढ़े, SER RER क्या होता है उसकी कहानी पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहले हम पढ़ेंगे RER की, इसकी कहानी पढ़ेंगे RER की, ठीक है। अच्छा, SER और RER पढ़ने से पहले हम क्या देखेंगे कि इनकी संरचना, किसकी संरचना, अंतःप्रद्रव्य जालिका की, अंतःप्रद्रव्य जालिका की संरचना, अंतःप्रद्रव्य जालिका की संरचना। अगर अंतःप्रद्रव्य जालिका की संरचना की बात करूं तो सर 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, ठीक है। 3 प्रकार कौन कौन से होंगे, एक तो होगा बस इसे हम क्या कह देंगे, तो इसे कहा जाएगा भाई सिस्टर्नी। क्या कहा जाएगा, सिस्टर्नी। हिंदी में इसे क्या कहेंगे, कुंड। क्या कह देंगे, कुंड, ठीक है। एक पाया जाएगा ऐसे, इसे क्या कह देंगे, नलिका, ठीक है। और एक से गोलाकार पाया जाएगा, इसे क्या कह देंगे, पुटिका, ठीक है। तो हमारा जो अंतःप्रद्रव्य जालिका है 3 भागों का बना होता है, एक बना होता है कुंड का, सिस्टर्नी, दूसरा बना होता है नलिका का, और तीसरा होता है पुटिकाओं का, ठीक है। अगर इसी में संरचना बनाना चाहूं ना तो ये मान लीजिए हमारा एक हो गया सिस्टर्नी, ये हो गया पुटिका, इसके अंदर ये हो गया पुटिका, और ये हो गया नलिका, ये हो गया नलिका, ये हो गया पुटिका, और ये हो गया सिस्टर्नी यानी कुंड। इसे क्या कहेंगे, कुंड कहेंगे। क्लियर क्या, ये है कुंड, ये है पुटिका, और ये है नलिका। क्लियर क्या, तो ये क्या हमारा सिस्टर्नी, ये नलिका, ये पुटिका, 3 प्रकार पाए जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं RER और SER के बारे में, ठीक है। तो आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो हमने बोला कि RER और SER के बारे में पढ़ते हैं। RER इसको क्या कहते हैं, खुरदुरी, खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जालिका, ठीक है। खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जालिका इंग्लिश में क्या कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है, तो ये देखिए हमारी कोशिका, ठीक है। कोशिका में ये हमारा क्या है, केंद्रक, मान लीजिए हमारा क्या है, केंद्रक, ठीक है। ये क्या हमारा केंद्रक भाग, और यहीं से हमारा क्या शुरू हुआ है, यहीं से हमारा शुरू हुआ है अंतःप्रद्रव्य जालिका, चलिए देखिए हमारा क्या है, ये भाग है केंद्रक, ये क्या है सिस्टर्नी, सॉरी क्या होगा, नलिका, ये क्या होगा सिस्टर्नी, सिस्टर्नी मतलब कुंड, और ये क्या होगा, पुटिका, ये क्या होगा, पुटिका, ठीक है। तो अब क्या होता है सर RER में, तो RER में सिस्टर्नी कम होती है। RER में क्या होता है, RER में नलिका की मात्रा, नलिका अधिक होते हैं। नलिका क्या होते हैं, नलिका अधिक होते हैं, जबकि नलिका क्या होंगे, अधिक होंगे, जबकि हमारे सिस्टर्नी, सिस्टर्नी की मात्रा क्या होती है, सिस्टर्नी की मात्रा कम होती है, ठीक है। तो सिस्टर्नी की मात्रा क्या होगी हमारी, RER में सिस्टर्नी की मात्रा कम होती है और नलिका की मात्रा अधिक होती है। दूसरा सर इसके हमारे जो नलिका है ना, इसके ऊपर ऐसे राइबोसोम आके व्यवस्थित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, राइबोसोम आके व्यवस्थित हो जाते हैं,
और राइबोसोम व्यवस्थित हो जाएंगे तो एक धागे के ऊपर गांठ मार दो और फिर उसके ऊपर उंगली ऐसे फेरो तो उसपे कुछ खुरदरे खुरदरे लगेगा ना डोरी के ऊपर ऐसे, इस पे गांठ लग गया वैसे करो तो कुछ ऊपर नीचे होगा, यानी हमें क्या बोलती है इस तरह एक खुरदरा है तो हम उसको क्या बोलते हैं खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका। तो आर किसके पास होती है, केंद्रक के पास होती है। देखिए मैंने केंद्रक के साइड बनाया और जो केंद्रक से दूर होता है यानी कोशिका जिस तरह झिल्ली की ओर या तो कोशिका भित्ति की ओर होगी या कोशिका के बाहर की ओर होगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, तो उसे हम कहते हैं चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका। ठीक है, तो जो केंद्रक के ओर होगा, जो केंद्रक के ओर होगा, केंद्रक के ओर क्या होता है तो खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जालिका होती है। क्या होती है, खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जालिका। ठीक है, खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जालिका किधर होती है, केंद्र की ओर होती है। और क्या होता है तो सर ये देखो हमारा एक अंतःप्रद्रव्य जालिका, एक अंतःप्रद्रव्य जालिका और अंतःप्रद्रव्य जालिका के ऊपर ऐसे हमारे राइबोसोम आके व्यवस्थित होते हैं। क्या होते हैं, ऐसे हमारे राइबोसोम आके व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, अब राइबोसोम की दो उप इकाइयां होती है, एक होता है 30S और दूसरा होता है 50S। ठीक है, तो होती है ना, अच्छा ये हम यूकेरियोटिक की कोशिका के पढ़ रहे हैं तो एक होगा 60S और एक होगा 40S। ठीक है, तो ये 40S और ये क्या हो जाएगा 60S। ठीक है, तो दो है भाग, एक तो होता है बड़ी उप इकाई, दूसरी होती है छोटी उप इकाई। तो इसमें भी राइबोसोम की 60S यानी बड़ी इकाई क्या करता है, तो बड़ी इकाई ER के सतह के साथ जुड़ता है, सतह के साथ जुड़ता है। ठीक है, अब ER के पास भी एक प्रकार का प्रोटीन होता है। क्या होता है, ER के पास एक राइबोपोरिन, क्या होता है, राइबोपोरिन नामक प्रोटीन होता है जो राइबोसोम को ER से जोड़ने में मदद करता है, ER से जोड़ने में मदद करता है। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि भाई राइबोसोम अगर हमारे अंतःप्रद्रव्य जालिका के साथ जुड़ जाएगी उसे क्या बोलते हैं, खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जालिका, जो क्या होती है 60S 70S यानी दोनों मिला के भाई यूकेरियोटिक है ना, तो कौन सी प्रकार का होगा, 80S प्रकार का राइबोसोम होगा जिसकी दो उप इकाइयां होंगी, एक उप इकाई बड़ी होती है, एक उप इकाई छोटी होती है। बड़ी उप इकाई क्या करती है, तो झिल्ली के साथ जुड़ती है, कौन से प्रोटीन की सहायता से, तो राइबोफ्लोरिन नामक एक प्रोटीन होता है जो क्या करता है, तो अंतःप्रद्रव्य जालिका से राइबोसोम को जोड़ने में मदद करता है। ठीक है, और अंतःप्रद्रव्य जालिका से राइबोसोम को जोड़ दिया तो राइबोसोम करेगा क्या, सर राइबोसोम ने पॉलीपेप्टाइड को क्या किया, पेप्टाइड के फॉर्म में बदल दिया और इस पेप्टाइड को किसके अंदर छोड़ देता है, तो अंतःप्रद्रव्य जालिका के अवकाशिका के अंदर। और इस अवकाशिका के अंदर मॉडिफिकेशन होगा, ये मॉडिफिकेशन क्या करेगा, तो गोल्गी इकाई को देगा और वो गोल्गी इकाई ये क्या करेगा मॉडिफिकेशन, ये मॉडिफिकेशन किससे देगा, गोल्गी इकाई को देगा, गोल्गी इकाई अपने अंदर से मॉडिफाई करके किसे देगा, लाइसोसोम को देगा। और लाइसोसोम क्या बनता है, अंत में जो लाइसोसोम बनता है, जो कुटिका बनती है हम लाइसोसोम कहते हैं, जिसमें अंदर बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के एंजाइम होते हैं, लगभग 60 प्रकार के यानी 60 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। अगर कभी क्वेश्चन पूछ रहे हैं सबसे अधिक एंजाइम किस अंगिका में पाए जाते हैं, तो सर हमने देखा लाइसोसोम में 60, तो सबसे ज्यादा लाइसोसोम, तो हमारा आंसर क्या होगा, लाइसोसोम कभी भी हम टिक नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि लाइसोसोम से भी ज्यादा सूत्र कणिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंजाइम्स पाए जाते हैं। 60 लाइसोसोम में है, 60 लाइसोसोम में है, पर उससे भी ज्यादा सूत्र कणिका के अंदर एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो हमारा आंसर अगर कभी पूछे ना क्वेश्चन कि सबसे अधिक लाइसोसोम, सबसे अधिक एंजाइम किसके अंदर पाया जाता है, किस अंगिका के अंदर पाया जाता है, तो आंसर आएगा सूत्र कणिका। लाइसोसोम टिक कभी भी करेंगे नहीं। ठीक है, तो ये हमारा होगा खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जालिका। अब हम देखते हैं चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका को, किसकी बात करेंगे, चिकनी। अच्छा, खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जालिका किसका निर्माण करती है, तो ये प्रोटीन निर्माण में भाग लेती है। किसमें भाग लेगी, प्रोटीन निर्माण में भाग लेती है। इसके अलावा आर के साथ किसी और को रिलेट कर सकते हैं, तो हम कर सकते हैं ग्लूकोज 6 हेक्साफॉस्फेट। ठीक है, ग्लूकोज 6, अरे भाई आता था ना ग्लूकोज 6 हेक्साफॉस्फेट, वो ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया को भी आर के हम लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा, तो SER क्या बोलेंगे इसे, तो चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका, चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका। ठीक है, चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका मतलब क्या, इसके ऊपर राइबोसोम
नहीं पाया जाता। इसके ऊपर राइबोसोम अनुपस्थित होता है। ठीक है, इसके ऊपर क्या होगा, राइबोसोम अनुपस्थित होगा। इसके ऊपर राइबोसोम क्या होता है, उपस्थित होता है। इसके ऊपर अनुपस्थित होने की वजह से क्या दिखा देता है, चिकना। कैसा दिखा देता है, चिकना दिखा देता है। इसके ऊपर राइबोसोम क्या होता है, अनुपस्थित, इसलिए ये कैसा दिखा देता है, चिकना दिखाई देता है। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर सर क्या होगा, नलिका अधिक होगी। नहीं, नलिका तो इसमें अधिक थी ना, कहां था, इसमें नलिका अधिक थी, तो इसमें क्या होगा, सिस्टर्नी। क्या होगा, सिस्टर्नी, यानी कुंड क्या होगा, अधिक, और किसकी मात्रा कम होगी, कुंड की मात्रा अगर अधिक है तो नलिका की मात्रा क्या होगी, कम। क्या हो जाएगा, तो नलिका की मात्रा कम होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, नलिका की मात्रा कम होती है। सिस्टर्नी क्या होगा, अधिक होगा, नलिका की मात्रा क्या होगी, कम होगी। ठीक है, इसके अलावा सर एससीआर करता क्या क्या है, तो सर एक तो स्टेरॉइड हार्मोन, स्टेरॉइड, फिर हम बोलेंगे ऐसे क्या नाम है यार, स्टेरॉइड हो गया, फिर दूसरा ऐसे विटामिन आदि, ऐसे बहुत कुछ होगा निर्माण करता है। ठीक है, तो क्या करेगा, आदि एक तो स्टेरॉइड का निर्माण करता है, दूसरा विटामिन के निर्माण में मदद करता है, और इसके अलावा लिपिड एक और होता है, लिपिड के निर्माण में भी क्या करता है, मदद करता है। लिपिड के निर्माण में क्या करता है, ठीक है। चलो, तो लगभग हमने दूसरा अंतःझिल्लिका तंत्र का पहला घटक पढ़ लिया। अंतःझिल्लिका तंत्र का पहला घटक क्या है, तो हमारा अंतःपर्दव्य जालिका है, जो कि हमने बारी से बारी एक बार हमने पढ़ लिया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आप इसको नोट्स प्रॉपर करें। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, कौन सा होगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक, गोल्गी कार्य। ठीक है।